बीजेपी के लोकसभा सांसद जगदम्बिका पाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महंगाई का बोझ जो है वो जनता को कम किया जाए, जिसके लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, राज्य सरकारों को वैट में कमी करनी चाहिए। देखिए, एक तरफ अगर आज सभी राज्यों को वैक्सीनेशन का जो एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा अभियान चला और 86.7% लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, वो पहले राज्य सरकार कह रही थी हमें अधिकार दिया जाए, लेकिन बाद में फिर राज्य सरकार ने सबसे डिमांड किया और आज केंद्र मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है। तो ये दुनिया के इतना बड़ा अभियान शायद कहीं नहीं हुआ। अगर इसका बोझ भी केंद्र सह रही है, 2 वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट, गांव में जाइए, लोगों को कोविड की चुनौतियों में कोई एक व्यक्ति भी भूख के संकट से उसकी मौत नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर इतना केंद्र सरकार वहन कर रही, चाहे लोग खाद्यान्न का हो, लोगों के वैक्सीन का हो या हेल्थ केयर की बात हो, तो इसके बावजूद भी अगर चाहे यूक्रेन का हो, चाहे वो रसिया का हो, या जिस तरह से आज कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई है, मोर देन $100 प्रति बैरल हो गया है, तो अब इसकी चिंता राज्य को करनी चाहिए। और राज्य को जिस तरह से बेतहाशा 34%, 35%, 37% लोग बैट पे ले रहे हैं, तो अगर प्रधानमंत्री ने अपील की है, आज प्रधानमंत्री लगातार इस कोविड की वैश्विक चुनौतियों में लगातार उनके साथ इंटरेक्शन किया है, उन्होंने जिस तरह से कहा है सहयोग किया है, 15,000 करोड़ जैसे कोविड की चुनौती शुरू हुई थी राज्यों को दिया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने चाहे पहला कोविड की चुनौती आई हो, फिर चाहे डेल्टा वेरिएंट की आई हो जो बहुत गंभीर था, फिर ओमिक्रॉन की आई हो, या अब जो चौथी लहर की संभावनाएं हो रही हैं, इसको देखते हुए दूसरी तरफ अगर महंगाई बढ़ रही है, ये बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट के कारण, कि जो पूरे विश्व में इस समय बदली हुई परिस्थितियों में आज कच्चे तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही, तो इस पे ये एकदम प्रधानमंत्री की जो राज्य के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने मांग की है, अगर ये कदम उठाएंगे तो स्वाभाविक है कि जनता के ऊपर जो महंगाई का बोझ है वो कम होगा। सर, लगातार देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा था कि विचार किया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि मौजूदा स्थिति में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए देश में? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह की टिप्पणी कर रहा है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, आज अगर उन्होंने संविधान में संशोधन किया, आर्टिकल 370, 35A को अगर उन्होंने गृह मंत्री जी ने प्रस्ताव किया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो आज वो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में देश की जो केंद्र की 115 कानून थे जो नहीं लागू थे, चाहे दलितों के आरक्षण का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में लोगों गरीबों को आवास देने का हो, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया किसानों को हो, तो आज वो सारी योजनाएं लागू हुई। हमने केंद्र की योजनाओं का लाभ जो भी किया है वो सब के साथ किया है, न उसमें कोई जाति देखा, न कोई संप्रदाय देखा। तो इस तरीके से मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड को कहना कि केंद्र की सरकार पे, मुझे लगता है ये केंद्र सरकार कोई भी काम करती है, कोई विचार करती है, तो जो समाज के, देश के हित में है और संविधान सम्मत है। जो सरकार को चिट्ठी लिखी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, उसमें कहा गया है कि ये अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देखिए, आज उनसे ज़्यादा चिंता है देश में। अगर आज विश्व के फलक पे भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, कभी ऐसा हुआ कि कोई अगर वायरस आया तो हम दूसरे देश पे डिपेंड करते थे। आज हमारे 2 वैक्सीन का यहाँ के वैज्ञानिकों ने ईजाद किया, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, और उसको मुफ्त दिया। जिस तरह से हमने उस कोविड के लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, या चाहे जिस तरह से हम अपनी इकोनॉमी में, एमएसपी में, सब में
जिस तरह से कैपिटल इन्फ्यूजन किया, तो आज लोगों को भारत की इकोनॉमी, हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे IMF हो और चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनका इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जहाँ चाइना 10 था, हम वहाँ 7.5 पे आ गए, वो नीचे हमसे हो गई। US की इकोनॉमी हमसे GDP नीचे हो गई। तो स्वाभाविक है कि हम जो भी विचार कर रहे हैं वो देश के हित में और समाज के हित में और सबको लेकर के। आखिरी सवाल सर कि बुलडोजर की चर्चाएं भी खूब तेज हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश पहुंचा, फिर दिल्ली पहुंचा, तमाम राज्यों में पहुंच रहा है बुलडोजर। 2024 भी सामने है, ऐसे में क्या बीजेपी के लिए बुलडोजर मुद्दा रहेगा? जनता के पास बुलडोजर के मुद्दे पर पहुंचेंगे इस बार? नहीं, हमारा बुलडोजर कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा विकास का है, हमारा मुद्दा सुशासन का। अगर आज उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत से फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आज जिस तरह से कोविड में WHO ने तारीफ किया कि यूपी की आबादी अमेरिका के बराबर की आबादी है, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है, तो आज लॉ एंड ऑर्डर पे 0 टॉलरेंस था। तो इन चीज़ों पे है। अब अगर कोई माफिया, कोई इस तरह से लोग सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके अट्टालिका खड़ी कर लें, मॉल बना लें, या ऐसे माफिया गरीबों की ज़मीन का कब्जा करके कॉलोनी बना दें, तो स्वाभाविक है कि अब कानून का राज्य है, मोदी जी की सरकार में भी और योगी जी की। और आज जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, लोगों ने हमको हमेशा सरकारें कानून व्यवस्था पे गई हैं, चाहे अखिलेश की हो चाहे मायावती। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था के बेहतर था कि महिलाएं सुरक्षित हैं सड़क पे, लॉ एंड ऑर्डर में कोई माफिया हो तो उस को शायद कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। न समानांतर सरकार चला सकता, न प्रशासन चला। तो अगर आज ऐसे लोगों को जो गैर कानूनी ढंग से संपत्तियों को सरकारी ज़मीनों पे अर्जित किया है, अगर उसको बुलडोज करके उन पे गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा है, तो इसी पे हमें जनादेश मिला है। आज जो बीजेपी एक हिंदी बेल्ट की पार्टी थी, आज अगर उसका विस्तार नॉर्थ ईस्ट के आसाम से लेके कर्नाटका के साउथ तक हुआ है, तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कहीं न कहीं वो मुहर है हमारे मोदी जी के कार्य करने की संस्कृति पे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।